पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह जी, माननीय 7वें वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष, रामपुर के विधायक नंदलाल जी, हमारे सरकार में वन विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर श्री केर सिंह खाची जी, श्री देवेंद्र श्याम जी, चेयरमैन मिल्क फेडरेशन, चेयरमैन एचपी कोऑपरेटिव बैंक, श्री बुद्धि सिंह ठाकुर जी, चेयरमैन मिल्क फेडरेशन, हमारे वाइस चेयरमैन जिला परिषद, हमारे सभी सम्मानित मंच पर अतिथिगण, आज इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के समापन अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है। लवी मेला न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है, बल्कि यह भारत और तिब्बत के सदियों पुराने पर व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीवंत उदाहरण है। सदियों से यह मेला सांस्कृतिक के आदान प्रदान और लोक परंपराओं के संरक्षण का माध्यम रहा है। हमारी सरकार शिपकिला के माध्यम से चीन के साथ व्यापार बहाल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 साल पहले जब से हमारी कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। 3 साल हमें 11 दिसंबर को होने जा रहे हैं। पिछले दिनों मैं व्यवस्था परिवर्तन का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पहली बार हिमाचल प्रदेश में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने शिपकिला के रास्ते को खुलवाया। पहले शिपकिला जाने के लिए आपको परमिट की जरूरत हुआ करती थी, लेकिन हमारी सरकार के प्रयासों से शिपकिला में मैं खुद उसका उद्घाटन करने के लिए चाइना बॉर्डर तक गया और पिछले कल मुझे पता लगा कि रामपुर होते हुए, किन्नौर होते हुए तकरीबन 50,000 सैलानी हमारे शिपकिला पहुंच चुके हैं। मैंने केंद्र सरकार से मांग की है कि मानसरोवर यात्रा को भी रामपुर से होकर, रिकांगपिओ से होकर, पू से होकर शिपकिला तक शुरुआत की जाए। इस बारे में हमारा पत्राचार चल रहा है। ये सब क्यों किया जा रहा है? ताकि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की पर्यटन के माध्यम से, होम स्टे के माध्यम से आय बढ़े। हमने 3 साल पहले जब गद्दी संभाली थी, उसमें शिक्षा के स्तर की मैं बात करना चाहता हूं। हम शिक्षा के, गुणात्मक शिक्षा के स्तर पर अगर पूरे देश में अगर हमारा आकलन किया जा रहा था तो हम 21वें स्थान पर थे। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर जगह स्कूलों की नोटिफिकेशन कर दी, ना टीचरों की नियुक्ति की, ना स्टाफ की नियुक्ति की। हमारी सरकार ने स्कूलों का रैशनलाइजेशन किया और क्वालिटी एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो गांव के स्कूल से आते हैं, आम परिवारों के स्कूल से आते हैं। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। मैं उस समय के शिक्षा के स्तर को जानता था, जब गुणात्मक शिक्षा हुआ करती थी और अध्यापक हर चीज पर, हर पाठ पर, हर चीज पर हमें राय दिया करते थे। आज दृष्टिकोण बदला है। हमने क्वालिटी एजुकेशन की दिशा में बढ़ना शुरू किया और मुझे खुशी है कि 3 साल में 2021 में जब हम 21वें स्थान पर थे, 3 साल के अथक प्रयासों के बाद पूरे देश में हिमाचल प्रदेश पूरे राज्यों में 5वें स्थान पर अपना नाम दर्ज करवाया है। ये सबके लिए खुशी की बात है। इसके अलावा हमने शिक्षा में जो गुणात्मक सुधार किया है, उसमें पहली कक्षा से हमने इंग्लिश मीडियम स्टार्ट किया है। इसी संदर्भ में मैं आज रामपुर की इस धरती पर ये कहना चाहूंगा कि आने वाले एकेडमिक सेशन से रामपुर के जो स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, चाहे गर्ल्स का बॉयज का, अगले वर्ष से वहां सीबीएसई की क्लासेस को स्टार्ट कर दी जाएगी और सीबीएसई की पढ़ाई शुरू करने की भी मैं घोषणा करता हूं। मैं आपको इस मौके पर यही कहना चाहूंगा कि लवी की सांस्कृतिक संध्या पर जो कि समापन की ओर जा रही है, मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि हमारी जो सरकार है, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य प्रदेश के हित में नए फैसले करते हैं। जब प्रदेश में आपदा आई, 2023 में आपदा आई,
2024 में हमारे यहाँ रामपुर के सराह के कौन से समेज में आपदा आई, हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी हुई। 2025 में उससे अधिक आपदा आई, तकरीबन मंडी जिले में 4000 परिवार बिना अपने 4000 परिवारों के जो घर थे वो पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। हमारी सरकार ने फैसला किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केवल 1,30,000 रुपया मिलता है। हमने कहा 1,30,000 से घर नहीं बनता है। जिस आम परिवार ने, जिस किसान परिवार ने, जिस बागवान परिवार ने बड़ी मुश्किल से दिन रात की मेहनत की कमाई करके एक अपना घर बनाया है, उस घर को अगर रातों रात ही वो भारी बारिश में बह जाए तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। हमने इस मामले को अपनी मंत्रिमंडल के सामने रखा। हमने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हमें नियमों में ढील देनी होगी। अधिकारी इसमें कोई ना कोई अड़चन अड़ाते रहे, लेकिन मेरा दृढ़ निश्चय था कि जो आपदा प्रभावित परिवार है, 2023 में 23,000 के करीब आपदा प्रभावित परिवार थे। इस वर्ष जो 4,000 परिवार है जिनके घर पूर्णतः नष्ट हो गया, हमें उन्हें आपदा राहत के तहत पहली किस्त के रूप में 4 लाख रुपया दिया। हमने कहा कि हम एक आपदा प्रभावित परिवार जिसका घर पूरी तरह नष्ट हो गया उसको 7 लाख रुपया देंगे, और घर के बर्तन के लिए, घर के पलंग के लिए, घर के साजो सामान के लिए हम 1 लाख रुपया और देंगे। इस तरह पूरा पैकेज 8 लाख का रुपया हम अपने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए दे रहे हैं। माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि जो वन भूमि है उस पर हम अपने परिवारों को बसा सके। ये राज्य सरकार के अधीन कानून नहीं है, ये वन अधिनियम के तहत कानून है। मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात रखी कि इस कानून को परिवर्तित करने का अधिकार आप लोगों के पास है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर आना चाहते हैं, लेकिन वो जगह वन भूमि है। अगर केंद्र सरकार इस कानून में परिवर्तन करती है तो हमारी सरकार उन आपदा प्रभावित परिवारों के जिनके घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हम उन्हें 1 बीघा जमीन देने के लिए तैयार है कि अगर इस वन विभाग की भूमि में कानून में परिवर्तन कर दिया जाए। इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार का दायित्व ये भी है कि हम उन परिवारों को बचाएं। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, और मैंने बार बार प्रधानमंत्री जी से पत्र लिखकर इस बात का अनुरोध किया है कि हिमाचल प्रदेश में 68% वन भूमि है, 32% पर हमारे हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या रहती है। हम कैसे उन परिवारों को बचाएं? एक बार इस कानून में ढील दे दी जाए तो कम से कम जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको कम से कम 1 बीघा जगह देकर उनका जीवन यापन द्वारा से शुरू किया जाए। इस दृष्टिकोण से मैंने उनसे मांग की है। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र में ये कानून होता, मैं दावा से कह सकता था कि मैं इस कानून को बदलने में 1 मिनट का भी समय ना लेता, लेकिन ये केंद्र सरकार का कानून है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन राजनीतिक बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना चाहिए। 7 सांसद उनके गए हैं, 4 सांसद चुनकर गए हैं, 3 सांसद राज्यसभा के उनके गए हैं, 28 विधायक हैं। हम बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की है, सबके सामने घोषणा की है। कम से कम उस 1500 करोड़ की घोषणा के लिए हम आपके नेतृत्व में भी जाने को तैयार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है वो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने का कार्य करते हैं। वो सिर्फ बयानबाजी के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। हमारा किसी भी क्षेत्र में आप देख लीजिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यहाँ गांव में बैठे हुए पशुपालक है, दुग्ध उत्पादक होंगे। आप जानते होंगे कि 2 साल पहले आपको मिल्क फेडरेशन के द्वारा दूध का मूल्य सिर्फ 32 रुपए किलो था। हमारी सरकार आई, हमने कहा कि हम गांव के किसान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं, गांव के बागवान के हाथ में पैसा देना चाहते हैं। कैसे पैसा दिया जाए? हमने कहा कि जो कमाने वाला किसान है उसकी आर्थिक समृद्धि कैसे होगी, उस दृष्टिकोण से हमने सोचना शुरू किया। और आज मुझे खुशी है कि 2 साल के बाद हमने दूध का प्रति लीटर मूल्य जो है वो 32 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए किया है, जिससे कई दूध उत्पादक जो है उनकी आय 5,000 से बढ़कर 15,000 रुपए तक हो गई है। और 2 रुपए किलो किराए का भी हमने उसमें बढ़ाने का अनुमोदन दिया है, जिसका 2 किलोमीटर के बाद 2 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उसको
दूध लाने के लिए जो किराया देना पड़ता है वो भी सरकार की तरफ से उनको उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राकृतिक खेती से जो लोग गेहूं उगाते हैं, गेहूं उगाने का मूल्य हमने 60 रुपए प्रति किलो किया है। हल्दी उगाने के लिए सरकार 90 रुपए कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी। मक्की 40 रुपए किलो के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की सरकार खरीद रही है। ये क्यों? ताकि गांव के लोगों के हाथ में पैसा आए। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40 साल से हेल्थ सेक्टर में ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी, उस व्यवस्था को भी परिवर्तन करने की जरूरत थी। हमारा सबसे बड़ा कॉलेज है आईजीएमसी, वहां 20-20 साल पुरानी मशीनें लगी है। एक्सरे की मशीनें 15-15 साल पुरानी लगी है। गांव का कोई किसान, गांव का कोई बागवान, आम परिवार का कोई व्यक्ति अगर आईजीएमसी जाएगा तो बड़े विश्वास के साथ जाता है कि मैं वहां से स्वस्थ होकर लौटूंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी ऐसी है कि डॉक्टर भी बार बार कोशिश करता है, और डॉक्टर की बार बार कोशिश करने के बाद जब ये पता लगता है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है तो वो किसान पीजीआई जाता है, और तकरीबन हिमाचल प्रदेश से 1000 करोड़ रुपए का इलाज करवाने के लिए लोग हिमाचल प्रदेश के हॉस्पिटलों में न जाकर बाहर जाते हैं। हमारी सरकार ने उस दृष्टिकोण से भी सोचना शुरू किया, और मुझे खुशी है कि आने वाले समय में आईजीएमसी और चमियाना में 6 महीने के भीतर एम्स में जो मशीनें लगी है वो हिमाचल प्रदेश के इन कॉलेजों में उपलब्ध करवा दी जाएगी। चाहे वो चमियाना है, चाहे एम्स है, चाहे कांगड़ा का टांडा मेडिकल कॉलेज है। इस दृष्टिकोण से हमने रोबोटिक सर्जरी अभी शुरू की है। रोबोटिक सर्जरी अभी हरियाणा पंजाब में शुरू नहीं हुई है, हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की है, ताकि एम्स दिल्ली में जो रोबोटिक सर्जरी हो रही है उस रोबोटिक सर्जरी से आपका इलाज करवाया जा सके। उस रोबोटिक सर्जरी का ये फायदा है कि आप एक दिन में ऑपरेशन करवाने के बाद तुरंत स्वस्थ हो जाएंगे, और जो बीमारी के दौरान ऑपरेशन किया गया उसमें 99% सक्सेस रेट है। अभी चमियाना में जो हमने रोबोटिक सर्जरी लगाई, उस रोबोटिक सर्जरी के बाद अभी तक 75 लोगों के सफल ऑपरेशन हो चुके हैं, जो हिमाचल प्रदेश से पहले बाहर चंडीगढ़ में हुआ करते थे। आज सरकारी हॉस्पिटल में सस्ती दरों पर वो रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और मेरा ये मानना कि आने वाले समय में मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी हम पूरे देश में जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, आने वाले साल में कुछ ही प्रदेशों के में हम नंबर 1 के स्थान पर होंगे, और ये सुविधा हम एम्स के बराबर सभी हॉस्पिटलों में करवाने जा रहे हैं। इसी के साथ इस सांस्कृतिक संध्या पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमारे बच्चों ने भाग लिया, बेटियों ने भाग लिया, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जो भी यहाँ पार्टिसिपेंट आए हैं उन पार्टिसिपेंट्स को अपनी तरफ से 1-1 लाख रुपया देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। आपने हमारी बात सुनी। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद माननीय